Hey guys, welcome back to Calibrate Physics. In this video, you all can attempt and refer solutions of exercise questions 51 to 60 of work power energy topic from HC Verma. Okay, so let's have a look at the questions first. Verify your answers from this answer key. Let's start discussing the solutions now. Question number 51. One end of a spring of natural length h and spring constant k is fixed at the ground and the other end is fitted with a smooth ring of mass m, which is allowed to slide on a horizontal rod fixed at a height of h. Initially, the spring makes an angle of 37 degrees with the vertical when the system is released from rest. Find the speed of the ring when the spring becomes vertical. So देखो इस पूरे सवाल में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ h के इक्वल और इस समय स्प्रिंग अपने एक्सटेंडेड पोजीशन पे वर्टिकल से 37 डिग्रीज एंगल बना रहा है. फ्रिक्शन को जीरो मानेंगे, स्मूथ सरफेस है, रिंग भी स्मूथ दिया हुआ है और रिंग का मास m है. रिंग को इस रॉड के अंदर एम्बेड किया हुआ है और ये इसका स्टार्टिंग पोजीशन है. और जब स्प्रिंग वर्टिकल हो जाएगा उस समय रिंग पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा. तो इस समय रिंग का वेलोसिटी कितना होगा ये हमें फाइंड करना है. ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे रिंग के ऊपर. एक तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा और एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा. नॉर्मल फोर्स का वर्क डन जीरो होगा, राइट. दैट मीन्स खाली कंजर्वेटिव स्प्रिंग फोर्स ही लग रहा है इसके ऊपर. सो यहाँ पे अपन ए से बी तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते. दैट मीन्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी equals to final potential energy plus final kinetic energy. So initial potential energy spring का कैलकुलेट करने के लिए स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन पता होना चाहिए और स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन होगा वो स्प्रिंग का न्यू लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ के इक्वल होगा. यहाँ पे स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ h के इक्वल है और राइट एंगल ट्राइंगल ABC से अपन देख सकते हैं कि स्प्रिंग का जो एक्सटेंडेड लेंथ है दैट विल बी h अपॉन cos 37 या फिर h इंटू sec 37. sec 37 मतलब 5/4. दैट मीन्स न्यू लेंथ इज 5h/4 एंड नेचुरल लेंथ इज h. सो एक्सटेंशन जो है वो h/4 आ जाएगा, राइट. दैट मीन्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू k इंटू h/4 का स्क्वायर. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा. जब फाइनली रिंग पॉइंट बी पे पहुंचेगा उस समय स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होगा. तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv². v हमें फाइंड करना है तो 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करने पर v² की वैल्यू k इंटू h/4 का होल स्क्वायर अपॉन m. सो v will be equals to h/4 into under root of k by m, right? ये फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा. Question number 52. Figure shows a light rod of length L rigidly attached to a small heavy block at one end and a hook at the other end. The system is released from rest with the rod in the horizontal position. So ये सिस्टम का इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है. ये रॉड है, ये हुक है और ये ब्लॉक है, राइट. तो ब्लॉक के इनिशियल पोजीशन को पॉइंट ए मान लेते हैं. ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट कर रहा होगा विद जीरो इनिशियल स्पीड. सिस्टम को यहाँ से रिलीज किया जा रहा है. ओके, फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है. देयर इज अ फिक्स्ड स्मूथ रिंग एट अ डेप्थ ऑफ h बिलो द इनिशियल पोजीशन ऑफ द हुक एंड द हुक गेट्स इनटू द रिंग एज इट रीचेस देयर. सो यहाँ पे h डिस्टेंस की दूरी पर एक फिक्स्ड रिंग है और जैसे ही पूरा सिस्टम नीचे गिरेगा
ये रिंग हुक के अंदर फिक्स हो जाएगा एंड ब्लॉक इसके अबाउट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देगा, राइट, इस तरीके से. What should be the minimum value of h so that the block moves in a complete circle about the ring? तो ये वर्टिकल सर्कल पूरा कंप्लीट करने के लिए h की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, राइट. सो ब्लॉक इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा और यहाँ पे ब्लॉक के साथ रॉड कनेक्टेड है. दैट मीन्स जब ब्लॉक सर्कल के टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा उस समय अपन ब्लॉक का स्पीड जस्ट 0 मान सकते हैं सर्कल को जस्ट कंप्लीट करने के लिए. ब्लॉक से अगर रॉड की जगह स्ट्रिंग कनेक्टेड होता तो अपन टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड अंडर रूट ऑफ GL मानते, बट यहाँ पे अपन टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 मान सकते एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट पे करस्पॉन्डिंग स्पीड अंडर रूट ऑफ 4GL आ जाएगा, राइट. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है. रॉड के लिए अंडर रूट 4GL एंड स्ट्रिंग के केस में अंडर रूट 5GL. तो यहाँ पे अपन वर्क एनर्जी थ्योरम डायरेक्टली स्टार्ट से लेके फाइनल डेस्टिनेशन टॉप तक लगा सकते. लेट्स से B इज द फाइनल पॉइंट एंड A से B तक इस पूरे सिस्टम पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और किसी फोर्स ने भी वर्क नहीं किया होगा, राइट. सो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी अप्लाई कर सकते हैं. सिस्टम पे ग्रेविटेशनल फोर्स और रिंग का ये नॉर्मल फोर्स लगा होगा इधर, बट रिंग का नॉर्मल फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है दैट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज नॉट मूविंग, सो वर्क डन बाय दिस नॉर्मल फोर्स ऑफ द रिंग विल आल्सो बी 0. सो A से B तक अगर अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते, पोटेंशियल एनर्जी एट A प्लस काइनेटिक एनर्जी एट A इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट B प्लस काइनेटिक एनर्जी एट B, ये इक्वेशन मिल जाएगा. एंड इस केस में काइनेटिक एनर्जी A और B दोनों पे 0 होगा, राइट. दैट मीन्स A और B दोनों का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम होना चाहिए. दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट A शुड बी एट द सेम लेवल ऑफ दैट ऑफ B, राइट. सो ये वाला लेंथ तो L के इक्वल है. दैट मीन्स H की भी मिनिमम वैल्यू L के इक्वल होनी चाहिए. ब्लॉक को यहाँ से रिलीज करना चाहिए तभी वो पूरा सर्कल जस्ट कंप्लीट कर पाएगा, राइट. सो फाइनल आंसर विल बी H शुड बी इक्वल्स टू L. ओके. क्वेश्चन नंबर 53. The bob of a pendulum at rest is given a sharp hit to impart a velocity of under root of 10 GL, where L is the length of the pendulum. So let's say this is the bob of the simple pendulum. इसका मास m दिया हुआ है, स्ट्रिंग का लेंथ L, बॉटम मोस्ट पॉइंट को पॉइंट A मान लेते और यहाँ पे पॉइंट A पे इसको अंडर रूट ऑफ 10 GL इतना इनिशियल स्पीड दिया हुआ है. फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, पार्ट A. पार्ट B में व्हेन द बॉब इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एंड पार्ट C में व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द अपवर्ड वर्टिकल. तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट को पॉइंट A नाम दे देते, पॉइंट O नाम दे देते एंड पार्ट A वाला जो पोजीशन है व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल इसको पॉइंट A मान लो. पार्ट B वाला पोजीशन व्हेन द स्ट्रिंग इज वर्टिकल, बॉब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, इसको पॉइंट B नाम दे देते एंड पार्ट C में व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द अपवर्ड वर्टिकल, ये वाला पॉइंट, लेट्स से दिस इज पॉइंट C और ये एंगल 60 डिग्रीज. तो इन तीनों ही पॉइंट्स पे हमें टेंशन फोर्स निकालना है एंड टेंशन फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन तीनों पॉइंट्स पे स्पीड्स पता होना चाहिए. अगर स्पीड पता चल गया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी पता चल जाएगा एंड फोर्स इक्वेशन से टेंशन भी आ जाएगा. एंड स्पीड फाइंड करने के लिए अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं. तो पॉइंट A पे अगर मुझे स्पीड चाहिए तो पॉइंट O से लेके A तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर दो एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट को 0 पोटेंशियल लेवल चूज कर लेते, राइट. सो O से लेके A तक इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर विच इज 10 GL. पॉइंट A का जो हाइट है वो L होगा 0 पोटेंशियल लेवल से, तो पॉइंट A पे पोटेंशियल एनर्जी mgl एंड पॉइंट A पे काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m इंटू va स्क्वायर. तो इक्वेशन में से m कैंसिल हो जाएगा, LHS में 5GL माइनस GL 4GL, तो यहाँ से va स्क्वायर की वैल्यू 8GL के इक्वल आ जाएगी, राइट. एंड पॉइंट A पे फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे mg होगा, लेफ्ट की तरफ टेंशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी लेफ्ट की तरफ इक्वल्स टू va स्क्वायर बाय L. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर
फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? टेंशन फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। Va² की वैल्यू डाल दो इधर 8gl, डिवाइड बाय L करेंगे तो L कैंसिल और टेंशन फोर्स 8 mg के इक्वल आ जाएगा, राइट? दिस इज द टेंशन फोर्स एट पॉइंट A। सिमिलरली पॉइंट B पे टेंशन निकालने के लिए अगेन पॉइंट B पे स्पीड निकालना होगा। उसके लिए O से B तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करो। सो अगेन 0 प्लस हाफ mv², हाफ mv² मतलब 5 mgl। B पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी mg इंटू 2l। B का जो हाइट है वो 0 पोटेंशियल लेवल से 2l के इक्वल होगा। एंड B पे काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m इंटू vb² मान लेते, तो m कैंसिल हो जाएगा पूरे इक्वेशन से। एंड vb² की वैल्यू 5gl माइनस 2gl, 3gl मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 6gl के इक्वल आ जाएगा। एंड B पे फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा? टेंशन भी नीचे एंड इसका वेट mg भी नीचे एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन vb² बाय L, ये भी टुवर्ड्स द सेंटर नीचे की तरफ ही होगा। दैट मींस फोर्स इक्वेशन विल बी, टेंशन को TB मान लेते, टेंशन एट पॉइंट B, सो TB प्लस mg इक्वल्स टू m vb² बाय L। vb² की वैल्यू 6gl, L कैंसिल हो जाएगा और ये 6 mg के इक्वल आ जाएगा, राइट? दैट मींस टेंशन फोर्स एट पॉइंट B will be equals to 5 mg। सिमिलरली पॉइंट C पे स्पीड निकालने के लिए एक नया डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट A पे इनिशियल स्पीड u इक्वल्स टू √10 gl गिवन है। A को ही 0 पोटेंशियल लेवल अज्यूम कर लेते और पॉइंट C पे टेंशन फोर्स निकालना है। पॉइंट C का जो पोजीशन है वो वर्टिकल से 60 डिग्रीज के एंगल पे गिवन है और यहाँ पे हमें स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स निकालना है, तो उसके लिए पॉइंट C पे स्पीड फाइंड करना पड़ेगा, राइट? इसके FBD में नीचे mg लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर टेंशन एट पॉइंट C लग रहा होगा, लेट्स से TC, और पॉइंट C पे अगर अपन स्पीड को v मान ले तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन vc² बाय L होगा, राइट? एंड टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स इक्वेशन क्या होगा? ये वाला एंगल 60 डिग्रीज दिया हुआ है, दैट मींस TC प्लस mg cos 60, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब mv² बाय L। सो टेंशन एट पॉइंट C विल बी इक्वल्स टू mv² बाय L माइनस mg cos 60 मतलब माइनस mg बाय 2। तो टेंशन फाइंड करने के लिए स्पीड v पता होना चाहिए, राइट? एंड v फाइंड करने के लिए A से C तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए C का हाइट पता होना चाहिए। ये वाला जो लेंथ है ये L cos 60 के इक्वल होगा, स्ट्रिंग का लेंथ L गिवन है, और ये वाला लेंथ L के इक्वल होगा। दैट मींस 0 पोटेंशियल लेवल से C का जो ओवरऑल हाइट है वो L प्लस L cos 60 मतलब L प्लस L बाई 2 विच इज 3L बाई 2 इसके इक्वल होगा। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम A to C will give us potential energy at A plus kinetic energy at A equals to potential energy at C plus kinetic energy at C. तो ये 0 plus half into m into u square which is 10 gl equals to uc which is mg into 3l by 2 equals to half into m into vc square। C पे जो स्पीड है उसको v मान लेते हैं, तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा। LHS में 5gl equals to 3gl by 2 plus v² by 2। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो v² की वैल्यू 10gl माइनस 3gl मतलब 7gl के इक्वल आ जाएगी। एंड v² की ये वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो तो टेंशन एट पॉइंट C mv² by L, v² मतलब 7gl डिवाइड बाय L, तो L कैंसिल हो जाएगा माइनस mg by 2। सो 7 mg माइनस mg by 2 will give us 6.5 times mg, right? So this is the final answer for tension at point C. Okay. A simple pendulum consists of a 50 centimeter long string connected to a 100 grams ball. The ball is pulled aside
so that the string makes an angle of 37 degrees with the vertical and then released. Find the tension in the string when the bob is at its lowest position. So यहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है, अभी के लिए इसको L मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर। बॉब का मास दिया हुआ है 100 ग्राम्स और इसको वर्टिकल से 37 डिग्रीज एंगल से रिलीज किया जा रहा है। रिलीज करना मतलब इनिशियल स्पीड 0 होगा और जब ये अपनी लोएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा उस समय टेंशन क्या होगा ये फाइंड करना। दैट मींस लोएस्ट पोजीशन पे इसका स्पीड पता होना चाहिए। इनिशियल पोजीशन को A मान लेते, फाइनल लोएस्ट पोजीशन को B मान लेते और B पे स्पीड निकालने के लिए अगेन A से B तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर दो। उसके लिए लोएस्ट पोजीशन को 0 पोटेंशियल लेवल मान लेते और ये वाला जो लेंथ है ये L cos 37 होगा। दैट मींस A और B के बीच में जो हाइट डिफरेंस होगा इसको H मान लेते। H की वैल्यू L माइनस L cos 37 मतलब L टाइम्स 1 माइनस cos 37। cos 37 इज 4/5 तो L इंटू 1 माइनस 4/5 ये L/5 के इक्वल आ जाएगा हाइट डिफरेंस। दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी एट A will be m into g into L/5. Kinetic energy at A is 0. Potential energy at B is 0. और B पे kinetic energy half into m into VB square. m cancel. तो VB square की वैल्यू 2gl/5 के इक्वल आ रहा और B पे FBD बना दो, नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर टेंशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ होगा VB square by L. That means force equation will be tension minus mg equals to m into VB square by L. VB square by L is 2g/5 from this equation. So m into 2g/5. तो टेंशन की वैल्यू 2mg/5 plus mg. That means 7mg/5. ये फाइनल आंसर होगा। ओके यहाँ पे m और g की वैल्यूज डाल देते। m 0.1 kg होगा 100 ग्राम्स एंड g की वैल्यू 10 ले लो तो सॉल्व करने पर ये फाइनल आंसर 1.2 न्यूटन्स के इक्वल आ जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 55। Figure shows a smooth track, a part of which is a circle of radius r. A block of mass m is pushed against a spring of spring constant k, fixed at the left end and is then released. तो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, ब्लॉक का मास दिया हुआ है। फाइंड द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग so that the block presses the track with a force of mg when it reaches the point P. पॉइंट P पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू mg गिवन है और इस इंफॉर्मेशन से हमें फाइंड करना है स्प्रिंग को इनिशियली अपने नेचुरल लेंथ से, लेट्स से ये इसका नेचुरल लेंथ है, सो अपने नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग को कितने से कंप्रेस किया जा रहा है। सो मान लेते हैं स्प्रिंग को अपने नेचुरल लेंथ से x से कंप्रेस किया गया। दैट मींस जैसे ही वो नेचुरल लेंथ को क्रॉस करेगा वो स्प्रिंग को किसी v स्पीड से लीव कर जाएगा और उसी स्पीड से आगे सर्कुलर ट्रैक को भी एंटर करेगा। एट पॉइंट P जब ब्लॉक यहाँ पे पहुंचेगा इस समय नॉर्मल फोर्स की वैल्यू mg के इक्वल है। नॉर्मल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा mg एंड इसका कुछ तो स्पीड होगा पॉइंट P पे, लेट्स से vp। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन vp स्क्वायर बाय r ये भी टुवर्ड्स द सेंटर होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका वेट mg लग रहा होगा जो उसको टेंजेंशियल रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। बट टुवर्ड्स द सेंटर एट पॉइंट P फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? टुवर्ड्स द सेंटर नॉर्मल फोर्स, टुवर्ड्स द सेंटर सिर्फ नॉर्मल फोर्स ही लग रहा होगा जो कि mg के इक्वल है। दिस विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो नॉर्मल फोर्स को m into vp स्क्वायर बाय r के इक्वल लिख सकते हैं। दैट मींस स्पीड एट पॉइंट P will be equals to under root of gr, राइट। अभी स्प्रिंग का जो इनिशियली कॉम्प्रेस्ड पोजीशन है इसको अगर मैं पॉइंट A मान लूं तो अपन पॉइंट A से पॉइंट P तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं।
इस पूरे जर्नी में आइदर स्प्रिंग फोर्स वर्क कर रहा है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, और कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा, राइट? सो A to P, let's apply conservation of mechanical energy. Potential energy at A, यहाँ पे स्प्रिंग का भी आ जाएगा, ग्रेविटी का भी आ जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट A इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट P प्लस काइनेटिक एनर्जी एट P. सर्कुलर ट्रैक का जो बॉटम मोस्ट लेवल है ये वाला, इसी को जीरो पोटेंशियल लेवल मान लेते. दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट A में ग्रेविटी वाला पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, एंड क्योंकि स्प्रिंग को x से कंप्रेस किया गया, स्प्रिंग का हाफ kx स्क्वायर होगा. काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जीरो होगा, इनिशियल स्पीड जीरो था. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, पॉइंट P पे स्प्रिंग ऑलरेडी नेचुरल लेंथ पे आ चुका होगा, तो स्प्रिंग का जीरो होगा एंड ग्रेविटी का प्लस mgr, एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P विल बी हाफ इनटू m इनटू vp का स्क्वायर. vp का स्क्वायर मतलब अंडर रूट gr का स्क्वायर विच इज gr. तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमें x की वैल्यू आ जाएगी kx स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 3 mgr बाई 2. 2 कैंसिल, that means x square will be equals to 3 mgr by k. That means x will be equals to under root of 3 mgr by k. Right? ये फाइनल आंसर होगा. Question number 56. The bob of a stationary pendulum is given a sharp hit to impart a horizontal speed of under root of gl. Find the angle rotated by the string before it becomes slack. So देखो, स्टेशनरी पेंडुलम मतलब इनिशियली जो बॉब है वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगा, और यहाँ पे बॉब को अंडर रूट ऑफ 3gl का इनिशियल स्पीड इम्पार्ट किया जाएगा, राइट? तो देखो, ये वाला जो स्पीड है वो अंडर रूट ऑफ 2gl से ज्यादा है. दैट मीन्स बॉब इस हॉरिजॉन्टल लेवल को क्रॉस कर जाएगा. ऑल्सो ये स्पीड अंडर रूट ऑफ 5gl से कम है. दैट मीन्स पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा. दैट मीन्स इस वाले रीजन में कहीं तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा, और स्ट्रिंग स्लैक होने के बाद ये बॉब सर्कल को लीव कर जाएगा. तो हमें फाइंड करना है कि इनिशियल से फाइनल तक स्ट्रिंग ने ओवरऑल कितना एंगल रोटेट किया होगा. सो ये थीटा एंगल हमें फाइंड करना है. रेफरेंस के लिए इसका वर्टिकल से ये वाला एंगल अल्फा मान लेते. लेट्स से इनिशियल बॉटम मोस्ट पॉइंट इज पॉइंट A, और जहाँ पे स्ट्रिंग जस्ट स्लैक हो रहा होगा उसको पॉइंट B मान लेते. दैट मीन्स यहाँ पे टेंशन जीरो हो गया होगा, तो यहाँ पे खाली ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा होगा. पॉइंट B पे इसका स्पीड नॉन जीरो होगा, लेट्स से vb के इक्वल, और इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन vb स्क्वायर बाय l, स्ट्रिंग का लेंथ l मान लेते. पॉइंट B पे वो सर्कल को जस्ट लीव करेगा, तो पॉइंट B पे भी उसको सर्कल का ही पार्ट मान सकते. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन vb स्क्वायर बाय l होगा, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन mg का टूवर्ड्स द सेंटर वाला कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा. mg का टूवर्ड्स द सेंटर वाला कंपोनेंट कितना होगा? mg cos अल्फा. तो फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा टूवर्ड्स द सेंटर? mg cos अल्फा इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन mvb स्क्वायर बाय l. तो यहाँ से vb स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी. vb स्क्वायर इज इक्वल्स टू gl cos अल्फा. अभी अपन A से B तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते. वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज जीरो, सो ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज डूइंग वर्क. सो A को ही जीरो पोटेंशियल लेवल मान लो. पोटेंशियल एनर्जी एट A प्लस काइनेटिक एनर्जी एट A इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट B प्लस काइनेटिक एनर्जी एट B. सो जीरो प्लस हाफ इंटू m इंटू u स्क्वायर विच इज 3gl. B का जो हाइट होगा, ये वाला हाइट L cos अल्फा, और ये वाला हाइट L. सो B का ओवरऑल हाइट L प्लस L cos अल्फा होगा. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B विल बी इक्वल्स टू mgl 1 प्लस cos अल्फा, एंड B पे काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m इंटू vb स्क्वायर. vb स्क्वायर मतलब gl cos अल्फा. तो पूरे इक्वेशन में से mgl कैंसिल हो जाएगा. दैट मीन्स 3/2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos अल्फा प्लस cos अल्फा बाई 2. तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हाफ इक्वल्स टू 3 cos अल्फा बाई 2 ये बच जाएगा. दैट मीन्स cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3, राइट? सो अल्फा की वैल्यू cos इनवर्स ऑफ 1/3 होगी. बट हमें अल्फा एंगल नहीं फाइंड करना, हमें थीटा एंगल फाइंड करना. और डायग्राम से अपन देख सकते हैं थीटा की वैल्यू
180 माइनस अल्फा होगी। सो कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1/3 में यहाँ पे अल्फा को 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो। अल्फा को भी अपन 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। दैट मीन्स कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। दैट मीन्स cos थीटा इज माइनस 1/3। सो थीटा को अपन cos इनवर्स ऑफ माइनस 1/3 लिख सकते हैं, राइट। नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल, एंड ऑब्ट्यूज एंगल का cos नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 57, a heavy particle is suspended by 1.5 meters long string. It is given a horizontal velocity of root 57 meters per second. Find the angle made by the string with the upward vertical when it becomes slack. तो देखो ये सवाल भी सेम ही टाइप का है। बॉटममोस्ट पॉइंट पे इनिशियल स्पीड रूट 57 मीटर्स पर सेकेंड के इक्वल है। स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर्स और स्ट्रिंग स्लैक हो रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं तो स्लैक हो रहा होगा इस वाले रीजन में। इसको पॉइंट बी मान लेते। तो जब ये स्ट्रिंग स्लैक हो रहा होगा उस समय इसका वर्टिकल अपवर्ड के साथ एंगल क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। सो अगेन ए को जीरो पोटेंशियल लेवल मान लो, बी पे इसका स्पीड नॉन जीरो होगा, लेट्स से वीबी, एंड स्लैक हो गया मतलब टेंशन जस्ट जीरो हो गया होगा। दैट मीन्स mg का टूवर्ड्स द सेंटर वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, सेंट्रीपिटल फोर्स mvb स्क्वायर बाय l ये प्रोवाइड कर रहा होगा, राइट। सो vb स्क्वायर की वैल्यू gl cos थीटा के इक्वल लिख सकते। अभी पॉइंट ए से बी तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर देते। ए को ही जीरो पोटेंशियल लेवल मान रहे, सो पोटेंशियल एनर्जी एट ए विल बी जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। ये जीरो होगा, ये हाफ इंटू एम इंटू रूट 57 का स्क्वायर मतलब 57। बी का जो हाइट है वो कितना होगा, एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन बना दो। ये वाला जो हाइट है ये एल कॉस थीटा के इक्वल होगा एंड ये वाला हाइट एल। दैट मीन्स बी का ओवरऑल हाइट फ्रॉम जीरो पोटेंशियल लेवल विल बी एल प्लस एल कॉस थीटा। सो पोटेंशियल एनर्जी एट बी को हम लोग एम जी इंटू एल इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ इंटू एम इंटू वीबी स्क्वायर। वीबी स्क्वायर मतलब जी एल कॉस थीटा। सो अगेन एम जी एल कैंसिल हो जाएगा पूरे इक्वेशन में से। अच्छा सॉरी, एम जी एल कैंसिल नहीं कर सकते, यहाँ पे 57 दिया हुआ है, खाली m को कैंसिल कर दो। सो 57 अपॉन 2 इक्वल्स टू वैल्यूज डाल दो। l 1.5 है और g को 10 मान लो, g 10 दिया हुआ। सो 15 1.5 into 10 is 15 into 1 plus cos theta plus 15 by 2 into cos theta। तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 57 इक्वल्स टू 30 प्लस 30 cos theta प्लस 15 cos theta। तो 57 माइनस 30 ये 27 होगा। 27 इक्वल्स टू 45 cos थीटा। सो cos थीटा की वैल्यू 27 अपॉन 45 मतलब 3/5 आ रही। दैट मीन्स रिक्वायर्ड थीटा जो है वो 53 डिग्रीज होगा, राइट। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। बी पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट। तो इस इंस्टेंट में मतलब वीबी फाइंड करना, और वीबी फाइंड करने के लिए ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं बी पार्ट के लिए। VB square will be equals to G 10 into L 1.5 into cos theta, cos 53 मतलब 3/5। तो VB का स्क्वायर 9 के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स VB will be equals to 3 meters per second, right? And part C में क्या पूछा है, find the maximum height reached by the particle over the point of suspension। तो देखो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और इस समय पार्टिकल पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ऑलरेडी एल कॉस थीटा ऊपर, तो एल कॉस थीटा को h1 मान लेते। एंड जब स्ट्रिंग स्लैक होगा इसके बियॉन्ड पार्टिकल का जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। इट विल मूव अलोंग अ पैराबोलिक पाथ, वो सर्कल को लीव कर जाएगा क्योंकि इस पे एक्सटर्नल फोर्स खाली वेट लग रहा होगा, राइट। सो यहाँ पे फर्दर वो कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा उसके लिए एच मैक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। थीटा मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो इस केस में ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा के इक्वल होगा
क्योंकि ये वाला जो थीटा है वो वर्टिकल और रेडियस के बीच का एंगल है। दैट मीन्स टेंजेंशियल और हॉरिजॉन्टल के बीच का भी एंगल थीटा होगा। दो लाइंस के बीच का अगर एंगल थीटा तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का भी एंगल थीटा, राइट। सो ये थीटा और ये वी भी, ये दोनों हमें पता है। तो यहाँ से फर्दर जो h2 हाइट वो राइज करेगा उसकी वैल्यू अपन bb स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g लिख सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के नॉलेज से। bb स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, थीटा इज 53, सो साइन थीटा इज 4/5, उसका स्क्वायर मतलब 16/25 अपॉन 2g अपॉन 20। सो ये 4, ये 5, 3 स्क्वायर इज 9, 9 into 4 is 36, तो 36 अपॉन 125 ये h2 की वैल्यू होगी, राइट। एंड h1 की वैल्यू l cos थीटा, l cos थीटा मतलब 1.5 into 3/5, सो 0.3 into 3, ये 0.9 के इक्वल होगी h1। तो टोटल हाइट जो राइज करेगा उसको अपन h1 plus h2 लिख सकते हैं। h1 मतलब 0.9 एंड h2 मतलब 36 अपॉन 125। ये अप्रोक्सीमेटली 0.3 के इक्वल होगा। सो फाइनल आंसर 1.2 मीटर्स आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 58। A simple pendulum of length L having a bob of mass m is deflected from its rest position by an angle of theta and released. So यहाँ से बॉब को रिलीज किया जा रहा है, स्ट्रिंग का लेंथ L, डिफ्लेक्शन एंगल थीटा। The string hits a peg which is fixed at a distance of x below the point of suspension and the bob starts going in a circle centered at the peg. Peg मतलब एक नेल यहाँ पे इंस्टॉल किया होगा at a distance of x from the topmost point O, और जैसे ही स्ट्रिंग वर्टिकल होगा, स्ट्रिंग के वर्टिकल होने के बाद स्ट्रिंग का जो भी पोर्शन पैक के ऊपर होगा वो तो रेस्ट पे आ जाएगा, एंड पैक के नीचे वाला जो पोर्शन होगा स्ट्रिंग का, ये वाला पोर्शन अभी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, राइट। दैट मीन्स अभी जो इसके आगे जो बॉब का मोशन होगा वो इसके सेंटर के अबाउट होगा। लेट्स से पैक वाले पॉइंट को P मान लेते, तो P जो है वो सर्कल का सेंटर बन जाएगा एंड सर्कल का जो रेडियस है वो ये वाला लेंथ बन जाएगा जो कि L माइनस एक्स होगा। सो बॉब L माइनस एक्स के रेडियस में जा रहा होगा फर्दर। पार्ट ए में क्या पूछा है? Assuming that initially the bob is at a height of less than the peg, peg का height ज्यादा ही दिख रहा है डायग्राम से भी, right? Show that the maximum height reached by the bob equals its initial height. So right side में bob maximum कितना height तक जा सकता है ये हमें प्रेडिक्ट करना है। अभी यहाँ पे bob के ऊपर खाली टेंशन फोर्स लग रहा है और ग्रेविटी लग रहा है, एंड टेंशन फोर्स का वर्क डन 0 है। दैट मीन्स बॉब का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम पे उसका काइनेटिक एनर्जी 0 है, और राइट मोस्ट एक्सट्रीम पे भी जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तब भी उसका काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए। दैट मीन्स लेफ्ट एंड राइट दोनों एक्सट्रीम्स पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी सेम ही होना चाहिए, राइट। सो अपन बोल सकते हैं ए पार्ट का जो प्रूफ है वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से इम्प्लाइड है। राइट वाले एक्सट्रीम पे भी उसका हाइट इनिशियल हाइट के इक्वल होगा फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कॉन्सेप्ट, राइट। और कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ए पार्ट को प्रूव करने के लिए। अभी बी पार्ट में क्या पूछा है? इफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड विद थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज एंड एक्स इक्वल्स टू L/2, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉब अबव इट्स लोएस्ट पोजीशन बिफोर द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक। तो बी पार्ट का जो डायग्राम है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे बॉब को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज किया जा रहा है, ये पॉइंट O, और x की वैल्यू L/2 है, मतलब पॉइंट O से L/2 डिस्टेंस की दूरी पर ये पैग इंस्टॉल्ड है। तो दैट मीन्स जब स्ट्रिंग वर्टिकल होगा उसके बियॉन्ड सर्कल का जो रेडियस है वो भी L/2 हो जाएगा। लेट्स से ये स्ट्रिंग का वर्टिकल पोजीशन है, दिस इज पॉइंट P जहाँ पे नेल इंस्टॉल्ड है, और ये वाला जो लेंथ है ये भी L/2 होगा।
सो अभी जो बॉब है वो L/2 के रेडियस में जा रहा होगा, और ये एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देते, और यहाँ पे बॉब जो है वो इस हॉरिजॉन्टल लेवल को क्रॉस कर जाएगा क्योंकि रिलीज पॉइंट हायर था। दैट मीन्स बीच में कहीं तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा। लेट्स से ये वाले पोजीशन पे स्ट्रिंग स्लैक हो रहा है, तो स्ट्रिंग जिस भी पोजीशन पे स्लैक होगा, लेट्स नेम दिस एज पॉइंट बी, बॉटम मोस्ट पॉइंट को पॉइंट ए मान लेते, तो हमें पॉइंट बी का हाइट चाहिए फ्रॉम द लोएस्ट पोजीशन। दैट मीन्स ये वाला हाइट हमें कैलकुलेट करना है। ये वाले हाइट को h1 मान लेते, और ये वाला जो हाइट है h2 वो L/2 के इक्वल, राइट। ऑल्सो वर्टिकल से ये एंगल लेट्स से ये थीटा के इक्वल है, तो h1 को अपन L cos थीटा लिख सकते हैं। सो पॉइंट बी का हाइट कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स से पॉइंट बी पे जो स्पीड है ये vb के इक्वल है, एंड टेंशन जस्ट जीरो हो गया होगा ये वाले पॉइंट पे। दैट मीन्स खाली ग्रेविटी का ये वाला जो कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, राइट। अभी भी अपन अज्यूम करेंगे कि वो जस्ट सर्कल का पार्ट ही है, पॉइंट बी के बियॉन्ड वो सर्कल को लीव कर जाएगा। दैट मीन्स mg cos थीटा फोर्स टुवर्ड द सेंटर विल बी इक्वल्स टू mvb स्क्वायर बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का रेडियस इस केस में L/2 के इक्वल। सो यहाँ पे vb स्क्वायर की वैल्यू g L/2 इंटू cos थीटा के इक्वल आ जाएगी। ये पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते, एंड ए से बी अप्लाई करने के बजाय स्टार्टिंग वाले पोजीशन से बी तक ही कर देते। लेट्स से स्टार्टिंग पोजीशन को मैं पॉइंट एस नाम दे रहा हूं, तो एस से बी तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर दो, और इसको अप्लाई करने के लिए बॉटम मोस्ट पॉइंट को ही जीरो पोटेंशियल लेवल मान लेते। सो स्टार्टिंग पोजीशन का जो हाइट है वो L होगा, सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgl प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mg L/2। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक करी अपन ने, जो h1 होगा वो L/2 cos थीटा होगा, क्योंकि अभी जो रेडियस है वो L/2 हो गया। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी mg L/2 into 1 plus cos theta, and final kinetic energy will be equals to half into m into vb square। vb square को gl cos theta by 2 लिख सकते, तो पूरे इक्वेशन में से mgl कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू 1/2 प्लस cos theta by 2 प्लस cos theta by 4, ये इक्वेशन आ जाएगा। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो, cos theta by 2 plus cos theta by 4 is 3 cos theta by 4, एंड यहाँ पे हाफ बच जाएगा। सो फाइनली cos थीटा की वैल्यू 2/3 के इक्वल आ रही, राइट। हमारा टारगेट है हाइट निकालना। सो h1 कितना होगा? h1 जो है वो L/2 इंटू cos थीटा, L/2 इंटू 2/3, दैट मीन्स h1 विल बी L/3 एंड h2 इज L/2। सो टोटल हाइट कितना हो जाएगा? L/2 प्लस L/3 विच इज 5L/6, राइट। ये पार्ट बी का आंसर होगा। अभी पार्ट सी में क्या पूछा है? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x/L फॉर विच द बॉब गोज इन अ कंप्लीट सर्कल अबाउट द पेग व्हेन द पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। तो पार्ट सी का भी सिचुएशन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते। पार्ट सी में हमें फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ x/L। रिलीज पॉइंट अभी भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, और x अननोन है इस केस में। ये वाला डिस्टेंस x है, टॉप मोस्ट पॉइंट O से P तक। स्टार्टिंग पोजीशन को S मार्क कर रहे, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसको A मान रहे। दैट मीन्स स्ट्रिंग जब वर्टिकल होगा उसके बियॉन्ड बॉब जिस सर्कल में जा रहा होगा उस सर्कल का रेडियस अपन L-x मान सकते। और अगर पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है तो यहाँ पे A का जो स्पीड है, A का जो मिनिमम स्पीड है वो √5gr के इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे R का काम L-x कर रहा होगा।
तो अपन अज्यूम करेंगे कि जैसे ही बॉब पॉइंट ए पे पहुंचेगा, वर्टिकल सर्कल को जस्ट कंप्लीट करने के लिए उसका स्पीड जस्ट अंडर रूट ऑफ 5gr के इक्वल हो गया होगा, और इस कंडीशन को इंपोज करके जो भी x/l की वैल्यू होगी वही रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू होगी, राइट? क्योंकि x को अगर मैं बड़ा कर दूं तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना और भी आसान हो जाएगा, फिर तो वो इजीली कर जाएगा क्योंकि r की वैल्यू कम हो जाएगी एंड रिक्वायर्ड मिनिमम स्पीड और भी कम हो जाएगा। ओके, सो वी जस्ट वांट टू एंश्योर दैट a तक पहुंचते पहुंचते स्पीड अंडर रूट ऑफ 5gr हो जाना चाहिए। तो उसके लिए अपन सिंपली s से a तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। a को जीरो पोटेंशियल लेवल मान लो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट s का जो हाइट है वो l के इक्वल है, सो mgl, काइनेटिक एनर्जी जीरो, a पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो और a पे काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर मतलब 5gr एंड r मतलब l माइनस x। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, mg कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स l इक्वल्स टू 5/2 टाइम्स l माइनस x, 2l equals to 5l minus 5x, so 5x is 3l, so required answer for x is 3l by 5। तो x by l की जो मिनिमम वैल्यू है वो 3/5 के इक्वल आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 59, a particle slides on the surface of a fixed smooth sphere starting from the topmost point. Find the angle rotated by the radius through the particle when it leaves the contact with the sphere. So इसका डायग्राम बना लेते हैं ये सिचुएशन का। Let's say this is the sphere and particle sphere के topmost point से start कर रहा है, let's say point A, और इनिशियल स्पीड जीरो मान लेते हैं। सवाल के लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है पार्टिकल जस्ट स्टार्ट ही कर रहा है स्लाइड करना, सो u को जीरो मान लेते हैं। और जैसे ही ये डाउन दी स्फीयर सरफेस स्लाइड करेगा इसका स्पीड बढ़ते जाएगा और किसी तो पॉइंट बी पे ये स्फीयर से कांटेक्ट लूज कर जाएगा। फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द रेडियस थ्रू द पार्टिकल। तो ये पार्टिकल का इनिशियल रेडियस होगा और ये पार्टिकल का फाइनल रेडियस वेक्टर होगा। तो ये वाला एंगल हमें फाइंड करना, राइट, यहाँ पे वो बी पे कांटेक्ट लूज कर जाए। तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होंगे यहाँ पे हमारे, बी पे अगर मैं स्पीड vb मान रहा हूं तो पॉइंट बी पे अपन फोर्स इक्वेशन लिख सकते। FBD फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या फोर्स होगा, वेट mg एंड नॉर्मल फोर्स जीरो हो गया होगा, दैट मींस mg का जो टूवर्ड्स द सेंटर वाला कंपोनेंट है mg cos थीटा, यही कंपोनेंट इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। सो mg cos थीटा को mvb स्क्वायर बाय r से इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां से vb स्क्वायर की वैल्यू gr cos थीटा आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट इक्वेशन अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम a टू b। a को जीरो पोटेंशियल लेवल मान लो, सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट a विल बी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट a विल आल्सो बी जीरो। b तक जाने के लिए उसने कितना हाइट लूज किया होगा, ये वाला जो हाइट है h, इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले ये लेंथ निकाल लो, ये वाला लेंथ r cos थीटा होगा एंड ये लेंथ r के इक्वल है, दैट मींस h विल बी इक्वल्स टू r1 माइनस cos थीटा एंड b पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस mgh क्योंकि वो h हाइट से नीचे फ्रॉम द जीरो पोटेंशियल लेवल, सो माइनस mgh एंड b पे काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ इंटू m इंटू vb स्क्वायर, vb स्क्वायर मतलब gr cos थीटा। यहाँ पे h की वैल्यू डाल दो, माइनस mg इंटू r1 माइनस cos थीटा प्लस हाफ mgr cos थीटा इक्वल्स टू जीरो, सो mgr कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा माइनस 1 प्लस हाफ cos थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर 3/2 cos थीटा इज 1, दैट मींस cos थीटा इज 2/3, दैट मींस रिक्वायर्ड एंगल थीटा विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 2/3, राइट। This is the final answer. Question number 60. A particle of mass m is kept on a fixed smooth sphere of radius r at a position where the radius through the particle makes an angle of 30 degrees with the vertical.
द पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस पोजीशन। सो देखो यहाँ पे पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है। लेट्स से ये वर्टिकल का एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते एंड दिस इज द सेंटर। तो स्टार्टिंग में अगर पार्टिकल को पॉइंट ए पे रखा हुआ है तो उसका जो रेडियस है वो वर्टिकल से 30 डिग्रीज एंगल बना रहा होगा और यहाँ से पार्टिकल को रिलीज किया जा रहा है। इनिशियल स्पीड 0 होगा। ए पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द पार्टिकल जस्ट आफ्टर द रिलीज। तो यहाँ पे पार्टिकल के ऊपर एक तो उसका वेट लग रहा होगा mg एंड दूसरा फोर्स जो स्फीयर इस पार्टिकल पे लगा रहा होगा वो नॉर्मल फोर्स होगा। एंड क्योंकि पार्टिकल का स्पीड 0 है उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी 0 होगा। दैट मीन्स अलोंग द सेंटर सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाने चाहिए। सो mg का जो ये वाला कंपोनेंट होगा mg cos 30 इसको नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर रहा होगा राइट। सो नॉर्मल फोर्स को mg cos 30 लिख सकते हैं। दैट मीन्स √3 mg/2। mg का जो दूसरा कंपोनेंट होगा mg sin 30 ये पार्टिकल को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। सो पार्ट ए का आंसर √3 mg/2 होगा राइट। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द पार्टिकल। अभी देखते हैं पार्ट बी में क्या पूछा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट लीव्स द कांटेक्ट विद द स्फीयर। सो पार्ट बी के लिए एक और डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पार्टिकल ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया था, ये वर्टिकल रेफरेंस लाइन, एंड ये जो रेडियस होगा वो वर्टिकल से 30 डिग्रीज एंगल बना रहा था। सो पॉइंट ए पे अगर पार्टिकल को रिलीज करेंगे तो वो स्लाइड करके डाउन द स्फीयर जाएगा एंड लेट्स से किसी तो पॉइंट बी पे वो स्फीयर से कांटेक्ट लूज कर जाएगा। सो हमें आर्क लेंथ ए बी फाइंड करना है, इतना ही डिस्टेंस पार्टिकल ने ट्रेवल किया होगा राइट। सो पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन होगा उसके लिए एक और रेफरेंस डायग्राम ड्रॉ कर लेते। जब पार्टिकल ए से बी पहुंचा होगा तो बी पे जो रेडियस होगा, अगेन लेट्स से दिस इज द सेंटर, तो बी पे जो रेडियस होगा उसका एंगल वर्टिकल से थीटा अज्यूम कर लेते। तो इस डायग्राम में ये वाला एंगल थीटा होगा राइट। उसको अपन नीचे ड्रॉ कर लेते ताकि डायग्राम कंजस्टेड ना हो। सो यहाँ पे मान लेते पॉइंट बी पे पार्टिकल ने कुछ वीबी स्पीड एक्वायर कर लिया होगा एंड यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जस्ट 0 हो गया होगा एंड पॉइंट बी पे उसका वेट mg नीचे लग रहा होगा एंड mg का टूवर्ड्स द सेंटर जो कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, ये पार्टिकल को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। mg cos थीटा इक्वल्स टू mvb²/r। पॉइंट बी के बियॉन्ड पार्टिकल स्फीयर को लीव कर जाएगा राइट। सो अपन अज्यूम कर सकते हैं कि वो पॉइंट बी पे भी सर्कल का जस्ट पार्ट रहा होगा। सो इसलिए अपन सर्कुलर मोशन का ये इक्वेशन अप्लाई कर पा रहे। दैट मींस vb² विल बी इक्वल्स टू gr cos थीटा। एक और इक्वेशन अपन लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी। तो उसके लिए टॉप मोस्ट पॉइंट को 0 पोटेंशियल लेवल मान लेते। सो ए का जो लेवल होगा वो 0 पोटेंशियल से लेट से h1 नीचे। तो h1 कैलकुलेट करने के लिए अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं ये वाला जो लेंथ ये r cos 30 के इक्वल होगा एंड ये वाला लेंथ r के इक्वल है। दैट मींस h1 को अपन r इंटू 1 माइनस cos 30 लिख सकते। सिमिलरली b का जो लेवल होगा वो 0 पोटेंशियल लेवल से मान लेते h2 नीचे। तो h2 कैलकुलेट करने के लिए पहले ये वाला लेंथ देखो, ये वाले लेंथ को अपन r cos थीटा लिख सकते एंड सिमिलरली ये वाले लेंथ को r। दैट मींस h2 विल बी अगेन इक्वल्स टू r टाइम्स 1 माइनस cos थीटा। सो अभी a से b तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर देते। पोटेंशियल एनर्जी एट a विल बी माइनस mgh1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट a इज 0। पोटेंशियल एनर्जी एट b माइनस mgh2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट b इज हाफ इंटू m इंटू vb²। h1 की वैल्यू r 1 माइनस cos 30 मतलब √3/2 इक्वल्स टू माइनस mg h2 मतलब r 1 माइनस cos थीटा प्लस हाफ इंटू m इंटू vb² मतलब rg cos थीटा। तो पूरे इक्वेशन में से mgr कैंसिल हो जाएगा राइट।
इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते, माइनस ऑफ 1 माइनस √3/2 विल बी √3/2 minus 1 equals to cos theta minus 1 plus cos theta upon 2. तो -1 कैंसिल हो जाएगा एंड √3/2 इक्वल्स टू 3 cos theta by 2. तो यहाँ से cos theta की वैल्यू 1/√3 के इक्वल आ रही है. दैट मीन्स थीटा विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1/√3, राइट. तो एक बार हमें थीटा मिल गया, दैट मीन्स पॉइंट बी पे जो रेडियस वेक्टर होगा वो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा होगा. दैट मीन्स ए से भी ट्रैवल करते समय पार्टिकल ने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया होगा, ये वाला एंगल, ये 30 माइनस थीटा के इक्वल होगा, राइट. दैट मीन्स आर्क का जो लेंथ होगा, आर्क लेंथ ए बी, इसको अपन रेडियस इनटू रेडियंस में उसने जो एंगल सबटेंड किया होगा वो π/6 माइनस थीटा, थीटा मतलब cos इनवर्स 1/√3, राइट. सो आर्क लेंथ ए बी जो है वो रेडियस टाइम्स दिस एंगल, इसके इक्वल होगा. और रेडियंस में ये एंगल की वैल्यू थीटा माइनस 30 डिग्रीज मतलब माइनस π/6 रेडियंस के इक्वल होगी, राइट. सो दिस इज द फाइनल आंसर. अभी इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के लिए अपन कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं. तो कैलकुलेटर यूज करने के बाद इसकी फाइनल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.43 टाइम्स आर के इक्वल आ जाएगी. ओके. So guys, this completes our discussion of all the questions from this video. Keep up the hard work and continue solving many such questions from other videos of this channel as well. You all can also subscribe to the channel Calibrate Physics and click on the bell icon to get regular updates of many such videos in the future. So guys, thank you for watching this video and do take very good care of yourselves.